क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने हरा दिया, लेकिन जंग के मैदान पर ईरान को पाकिस्तान ने कुछ हद तक रोक लिया। फिर से सुनिए, क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने हरा दिया, लेकिन जंग के मैदान पर ईरान को पाकिस्तान ने कुछ हद तक रोक लिया। मोहम्मद रिजवान के 90 रन भी नहीं बचा पाए पाकिस्तान को। मोहम्मद रिजवान के 90 रन भी नहीं बचा पाए पाकिस्तान को, लेकिन ऑपरेशन मार्गबार समाचार ने कुछ हद तक रोक ली पाकिस्तान की शान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, आपने अगर मेरी 4 बातें आज ठीक से सुनी होगी तो मे भी आपको कंपैरिजन क्या है और मैं क्या कहना चाहता हूँ ये शायद ठीक से समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मेरी 4 बातें। तो उसके मुताबिक जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से पाकिस्तान की हार हुई टेस्ट मैचेस में। उसके बाद आज दोस्तों न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को फिर एक बार T20 सीरीज़ में हरा दिया है और 5 T20 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान 4-0 से पिछड़ रहा है। सीरीज़ तो पाकिस्तान ने गंवा दी है, अब मात्र एक T20 का मैच बचा है और उसमें पाकिस्तान कैसा कार्य करता है ये तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, हमारा आज का वीडियो ये क्रिकेट के रिलेटेड भी नहीं है और इंडिया से रिलेटेड किसी टॉपिक पर नहीं है। आज का हमारा वीडियो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि ईरान और पाकिस्तान में अभी लगभग एक वॉर जैसी सिचुएशन हुई। तो हमारा वीडियो आज का सिर्फ इस वॉर जैसी सिचुएशन पर ही नहीं, पाकिस्तान की डेली प्रॉब्लम्स के ऊपर है। और पाकिस्तान में एक रिसेंटली गुड न्यूज़ आई है, तो आज हम इस गुड न्यूज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं और इस न्यूज़ ने पाकिस्तान को कैसे अफेक्ट किया है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं। तो 1947 वो दिन था जब भारत को मिली आज़ादी यूके यानी लगभग इंग्लैंड से। लेकिन जब आज़ादी मिली तो बन गए 2 देश, एक है इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान। एक देश आज चांद तक ही नहीं दोस्तों, सूरज पर भी पहुंच चुका है, लेकिन दूसरा देश वो है जहां पर डेमोक्रेसी आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है और वो देश है पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले रिसेंटली जो ईरान और पाकिस्तान वॉर, ये जो 2024 का मुद्दा है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किए थे बुधवार को और जो एरिया था तो वो था बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के तुर्बत एरिया में ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए थे। रीज़न आपको इसका बता देता हूँ। जैश अल अदल ये कोई टेरर ग्रुप है, इस पर ईरान ने एयर स्ट्राइक किए थे। अब सोशल मीडिया के थ्रू ये समझ में आ गया है कि जैश अल अदल कोई बॉर्डर स्ट्राइक्स करता था, जो बलूचिस्तान का ही एक और एरिया है जो ईरान में स्थित है, सिस्तान बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर कोई बॉर्डर रेड्स हुई थी जैश अल अदल के द्वारा, तो इस टेरर ग्रुप पर ईरान ने स्ट्राइक किया था और स्ट्राइक होने के बाद ईरान ने वेल एग्जीक्यूटेड यानी अचूक निशाना ये कहा था। लेकिन पाकिस्तान से ये समझ में आया था कि इसमें सिविलियंस मारे गए हैं। इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया ईरान के अंदर, और ये जो एयर स्ट्राइक हुआ था ये ईरान में एक एरिया है सरावन, वहाँ पर हुआ था बलूचिस्तान लिबरेशन ग्रुप पर। अब मैं आपको पहले दोस्तों बता देता हूँ कि बलूचिस्तान लिबरेशन ग्रुप क्या है। तो दोस्तों, ये वही ग्रुप है जिसने सीपेक
यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अटैक्स किए थे। चाइनीज़ वर्कर्स हैं उन पर भी अटैक्स हुए थे, शायद कई चाइनीज़ वर्कर्स की जानें भी गई इसमें। और लेकिन इस ग्रुप का जो कहना है वो भी सुन लीजिए। ग्वादार एक एरिया है जहाँ पर सी पैक बन रहा है और वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। तो इनका ये कहना है कि पाकिस्तान और चाइना इस रीजन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसका बेनिफिट बलूचिस्तान के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए ये ग्रुप बना हुआ है बलूचिस्तान को लिबरेट करने के लिए, यानी आज़ाद करने के लिए। तो पाकिस्तान ने इस ग्रुप पर एयर स्ट्राइक किया था और सरावन में। और जो नॉन ईरानियन ग्रुप है तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों कंट्रीज़ ने किस ग्रुप पर और क्यों टारगेट किया था। अब मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ कि ये जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ है, इसके पहले ईरान ने इराक पर अटैक किया था जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता है। एरबिल नाम का एरिया है। और अटैक क्यों किया था? क्योंकि ईरान को लगता है यहाँ पर कोई इज़राइल की स्पाई एजेंसी है मोसाद नाम की, तो यहाँ पर ये अटैक हुआ था। जो दूसरा अटैक हुआ था वो सीरिया में हुआ था। इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। 3 जनवरी 2024 को करमन नाम का एक एरिया है जो ईरान में स्थित है, वहाँ पर 2 बम धमाके हुए थे। और इसमें आपको बता देता हूँ, कासिम सुलेमानी जो ईरान के मिलिट्री जनरल हैं, उनकी कुछ साल पहले डेथ हुई थी ड्रोन अटैक में। तो यहाँ पर इनकी डेथ सेरेमनी हो रही थी। तो यहाँ पर ये धमाके हुए और इसमें 94 लोगों की डेथ हुई थी और 284 लोग इंजर्ड हुए थे। तो इसलिए ये जो सीरिया में अटैक हुआ टेरर ग्रुप पर, तो ये ईरान ने ये दूसरा अटैक करवाया। और जो पाकिस्तान में अटैक हुआ था ये तीसरा अटैक हुआ था। तो आपको बता दें कि अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तान ने जो तेहरान यानी जो ईरान की कैपिटल है वहाँ से अपने एनवॉय को वापस बुला लिया है। तो लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये आपको बता दूँ, इस्लामाबाद और तेहरान में जो भी ये प्रॉब्लम्स हुई थी या फिर ये जो भी एयर स्ट्राइक की वजह से वॉर जैसी सिचुएशन हुई थी, तो इसे डी एस्कलेट यानी इन सिचुएशन को कम किया गया है और आगे कोई वॉर नहीं होगा, लगभग ऐसे ही कहा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। ईरान के पहले आपको याद होगा इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए थे। बालाकोट जो खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है, तो ये एयर स्ट्राइक हुए थे 26 फरवरी 2019 में। उसका रीज़न भी आपको पता है, पुलवामा में जो टेरर अटैक्स हुए थे, भारत के 40 सीआरपीएफ जवानों की जाने गई थी। तो इसलिए भारत ने बालाकोट में 12 मिराज 2000 प्लेन्स गए थे और वहाँ पर स्पाइस बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था। तो आपको ये मतलब बताना था कि इंडिया के बाद अब ईरान ने जाकर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किए हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्गबार समाचार इस मिशन का नाम दिया था और जिसके मुताबिक ईरान में धमाके किए हैं, तो ये ज़रूर सोचने वाली बात होगी और ईरान भी इसे सोच रहा होगा, क्योंकि यूएस और इज़राइल जो ईरान के कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं, तो मतलब जो उन्होंने भी नहीं किया है तो ये ईरान सोच रहा होगा वो पाकिस्तान ने किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हो गई वॉर जो रिसेंट हुआ था ईरान और पाकिस्तान में उसके बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी कंट्रीज़ है दुनिया भर की, उनका स्टैंड क्या है। तो रशिया ने ये कहा है कि ये जो ईरान और पाकिस्तान वाला ये जो मुद्दा या फिर ये जो वॉर जैसी सिचुएशन हुई थी, इसे दोनों देशों को डिप्लोमेसी के थ्रू यानी टेबल टॉक या फिर बात करके इसे सुलझा देना चाहिए। जहाँ तक चाइना की बात थी, चाइना ने कहा है कि एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, वो वर्ड है रिस्ट्रेंट। यानी दोनों साइड्स को अपने जो भी इमोशंस है उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए और लगभग कि बैठकर बात करें। इंडिया ने ऐसी कोई भी वर्डिंग नहीं दिया है और सिर्फ इतना कहा था कि हमारा स्टांस जो टेररिज्म के प्रति है वो वैसा ही है।
तो ज़्यादा कोई इंडिया ने बात नहीं की, लेकिन यूएस ने इस पर क्या बताया है ये मैं इस पर बात करते हैं। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर जिस दिन हमला किया था लगभग वेडनेसडे को, तो इसके क्रिटिसाइज़ किया था पेंटागन ने यानी यूएस ने, लेकिन ये भी मतलब इस पर भी कुछ बताने में या फिर सुनने में नहीं आया है सोशल मीडिया के थ्रू कि जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किए थे ईरान में, तो क्या उन्होंने यूएस को ऐसा कुछ इन्फॉर्म किया था कि हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। तो लगभग ये शायद पाकिस्तान ने बताया नहीं है यूएस को, क्योंकि जब ऐसा सवाल यूएस के स्पोक्स पर्सन को पूछने में आया तो उन्होंने मतलब कुछ ठीक से बताया नहीं, तो शायद पाकिस्तान ने ऐसा कुछ बताया नहीं था। मैं अब आगे आपको और कुछ बताता हूँ। जो यूएस के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर उनका नाम है, तो उन्होंने ये कहा था कि वी आर कंसर्न्ड, यानी हमें पता है ये जो भी वारदात हुई है, और इस विषय पर उन्होंने कई बार बात की है, और वो यही चाहेंगे कि ये जो भी वॉर जैसी एयर स्ट्राइक्स की सिचुएशन हुई है इस पर कोई एस्कलेशन ना हो, यानी ये वॉर और ना आगे बढ़े, यही कहा था उन्होंने। और दोनों साइड्स को बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन आपको ये एक बात बताता हूँ कि मैथ्यू मिलर ने ईरान के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने यही कहा था कि ईरान फंडिंग कर रहा है हिजबुल्लाह को, हाउथीज़ को और हमास को। तो ये एक स्टेटमेंट आया था मैथ्यू मिलर के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था नॉट वेल लाइक्ड करके, यानी ईरान को शायद उनका ऐसा कहना था कि कोई पसंद नहीं करता उस रीजन में। तो दोस्तों ये तो हो गई कई कंट्रीज़ के स्टैंड इस वॉर पर कि उन्हें क्या लगता है। अब दोस्तों पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिसका प्रेजेंट 29.7% पर है। इसके पहले 38% पर गई थी, यानी लगभग महंगाई है पाकिस्तान में। इसके बाद फ्रीडम की बात करेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं, जितने भी 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, तो किसी ना किसी इलाके में सोशल मीडिया के थ्रू सुनने में आता है कि आज़ादी की आवाज़ें गूंज रही है। अब तीसरी बात आपको मैं बता दूं, ये एक लेटेस्ट अपडेट है मेहरांग बलोच के बारे में। तो ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इनकी पीस रैली आई थी बलूचिस्तान से कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद में, और जो बलूचिस्तान के प्रॉब्लम्स रहे हैं, यानी कई लोगों के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या फिर लोग मिसिंग जा रहे हैं, इसके बारे में। लेकिन जो रीसेंट एयर स्ट्राइक्स हुए हैं जो ईरान ने बलूचिस्तान में किए, और पाकिस्तान ने जो भी सिस्तान बलूचिस्तान में जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं, तो उनका मेहरांग बलोच का यही कहना था कि सिक्योरिटी और सोवरिनिटी यानी फ्रीडम के नाम पर ये जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, इसमें दोनों तरफ जो बलूचिस्तान है लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई है, ऐसा उनका कहना था। फिर पाकिस्तान में एजुकेशन भी कम है, बिजनेस के इशू है, तो ये सारे कई प्रॉब्लम्स हैं जिससे पाकिस्तान अभी मतलब सफ़र कर रहा है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये भी बताया था कि एक पाकिस्तान में गुड न्यूज़ आई है, तो इस गुड न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आपको याद होगा आईएमएफ से जुड़ी हुई कुछ बात हुई थी कि उनको पाकिस्तान को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस का पैकेज चाहिए। तो आईएमएफ ने 3 बिलियन का बेल आउट प्लान यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है पाकिस्तान को, जिसमें से 700 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं। इससे पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है 700 मिलियन का, जिससे पाकिस्तान अपने जो भी कर्जे हैं या फिर किसी पर रोल आउट मतलब जो भी जितने भी कर्जे हैं उन पर रोल आउट अगर मिल रहा है तो पाकिस्तान को इससे बेनिफिट होगा। और पाकिस्तान का जो महंगाई का दर है वो भी 18.5% तक नीचे आ सकता है, ऐसे आईएमएफ का कहना था।
और पाकिस्तान के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, कुछ हद तक डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो ये पाकिस्तान के लिए फेवर करेगा। आपको एक और अपडेट दे देता हूँ, ये मेरी आखिरी अपडेट है इस वीडियो की। तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान में रिसेंट जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक काकर, तो ये जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं तो मतलब इन पर ध्यान देने वाले हैं। और ये जो इलेक्शंस होंगे उनके बाद शायद पाकिस्तान में कोई न्यू गवर्नमेंट आ सकती है। तो जो भी होगा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो था मेरा आज का वीडियो जो पाकिस्तान के रिलेटेड था, या फिर ईरान और पाकिस्तान में ये जो भी सिचुएशन हो रही है इस पर था। और मैंने आपको अपडेट भी ये भी दे दिया क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान किस तरीके से खेल रहा है। और जो मैं आपको क्रिकेट के हवाले से भी बता दूं कि जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ पर ऐसी ही विकेट्स होने वाली है जहाँ पर स्विंग और बाउंस हो। तो ये अब जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार हुई टेस्ट मैचेस में, और लगभग 4-0 से लगभग सीरीज़ हार चुका है पाकिस्तान T20 में। तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान कैसे इवॉल्व करेगा। तो जो भी है हमें पता चलेगा। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है जून में। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। ये वीडियो एक न्यू टॉपिक पर था, न्यूज़ के बारे में, और आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, और दुनिया में मैचेस और न्यूज़ तो हो ही रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखिए और अपना जीके बढ़ाइए। थैंक्स फॉर